नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। क्या आज की राजनीति में दिवंगत नेता जिंदा से ज्यादा बलवान हैं? क्या आज की सियासत में मुद्दे से ज्यादा निधन जिनका हो गया है वो ताकतवर है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के रण में उन लोगों को घसीटा जा रहा है जो हमारे बीच नहीं है। 2 चरण का चुनाव बचा है और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव राजीव गांधी को मुद्दा बनाकर लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब राजीव गांधी पीएम थे उस वक्त वो परिवार के साथ आईएनएस विराट पर सवार होकर पिकनिक मनाने गए थे। नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भाइयों और बहनों, आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 दौर से पहले राजीव गांधी का नाम उछला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए दिवंगत नेता राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवालों की बौछार की ताकि वोट बैंक पर सीधा असर डाला जा सके। आखिर क्यों मुद्दों से बड़ा हो दिवंगत लोग जो आज भी हिंदुस्तान की सियासत में मौजूदा नेताओं से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं? आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? देश के वीर जवानों को राइफल का इंतजार कराने वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार कराने वाले ये लोग कौन थे? झूठ बोलना, फरेब करना, मतदाता को गुमराह करना, यही कांग्रेस का चरित्र है। पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, ये सभी जिंदा नहीं हैं। बावजूद इसके आजकल की सियासत में और खासकर चुनावी प्रचार में ये जिंदा लोगों से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त इन लोगों की चर्चाएं सियासत में हर ओर सुनाई दे रही हैं। ये बड़ा मुद्दा है। चंद साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि राजनीति में मुद्दे संभाल के रखे जाते हैं ताकि सही वक्त आने पर उन्हें जिंदा किया जा सके। तो क्या रुपहले पर्दे का ये डायलॉग आज की राजनीति में खरा बैठता है? महज 2 सप्ताह बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि हिंदुस्तान में नई सरकार का ताज किसके सिर सजेगा और उसी ताज के लिए नेताओं के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है। इस चुनावी बिसात में उन किरदारों को भी लाया जा रहा है जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान की सियासत में आज भी ये चेहरे देश की राजनीति में दखल रखते हैं? क्या ये चेहरे मौजूदा मुद्दे से बड़े हो गए हैं या फिर आज के नेताओं से ज्यादा ताकतवर हैं ये दिवंगत नेता? लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमले के लिए अचानक अपना निशाना बदलकर हैरान कर दिया। पीएम मोदी अब कांग्रेस पर 30 साल पहले जाकर हमला कर रहे हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं बल्कि उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते
भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा, ये अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के दौरान उन लोगों का जिक्र हुआ है जो आज इस दुनिया में नहीं है। चुनाव से पहले भी इन लोगों को भारतीय राजनीति में जिंदा किया गया ताकि विरोधियों पर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। देश में मुद्दों की लड़ाई के बीच आखिर क्यों उन लोगों को लाया जा रहा है जो आज जिंदा नहीं है? क्या आज जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी मुद्दा नहीं है? हिंदुस्तान की राजनीति में अतीत को हथियार बनाने की कोशिश आखिर देश की सियासत को किस ओर ले जा रही है? क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने से वोट बैंक पर असर पड़ता है? क्या जनता को आज के मुद्दे से ज्यादा पुराने मुद्दों में दिलचस्पी है? प्रधानमंत्री जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जो वो कुछ भी बोलते हैं वो एक डिस्कशन का मुद्दा बनता है। इसको आप इसका खंडन भी नहीं कर सकते, न इस बात पर आप पर्दा डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब जिस पार्टी को मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन चुनावी सभा में, तो वो एक एजेंडा न केवल अपनी पार्टी के लोगों को थमा रहे हैं, बल्कि वो ऊपर से नीचे तक एजेंडा जा रहा है और पार्टियों में निचले लेवल पर इस पर तमाम तरह का जहर उगला जा रहा है। क्योंकि हर प्रधानमंत्री अगर कुछ बात बोलते हैं तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्षी पार्टियां भी उसमें प्रतिक्रिया देंगी। बहरहाल पीएम और बीजेपी के हमलावर रुख के बीच कांग्रेस ने सियासी पलटवार करने में देरी नहीं की। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिए मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो। मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। राजीव गांधी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में ठन गई है। कांग्रेस नेताओं की दलील है कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी पर कभी आरोप साबित नहीं हुए और उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट काफी पहले मिल चुकी थी। तो फिर उन पर सवाल क्यों? टीम न्यूज़ नेशन। राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी बताए जाने के बाद देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आधे से ज्यादा लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद बीजेपी आखिर क्यों राजीव गांधी के नाम के साथ सियासी रण में उतरी? क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर कुछ और? 2019 के चुनावी दंगल में दिवंगत नेता राजीव गांधी का जिक्र आखिर क्यों आया? क्यों पूर्व पीएम के नाम पर सियासी चौसर में दांव लगाया जा रहा है? क्या राजीव गांधी के नाम से वोट बैंक तैयार होता है या फिर ये विरोधियों पर हमला करने का एक हथियार मात्र है? चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री प्रधानमंत्री के एक बयान से होती है। हिम्मत हो तो आगे 2 चरण बाकी है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री के जिसको लेकर के 2 दिन से आप आंसू बहा रहे हो, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, आ जाओ मैदान में। पीएम मोदी ने राजीव गांधी के सहारे चुनाव में कांग्रेस और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की। डंके की चोट पर कहता हूं कि राजीव गांधी के समय में बोफोर्स का घपला हुआ, राजीव गांधी के समय में ही ढेर सारे करप्शन हुए। राजीव गांधी और बोफोर्स को मुद्दा बनाने के पीछे है कांग्रेस का राफेल पर भ्रष्टाचार आरोप, जिसका जवाब मोदी ने खुद को चौकीदार प्योर है करके दिया। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ चौकीदार चोर है कैंपेन को लॉन्च किया। ऐसा अहंकार
दुर्योधन में भी था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पर बीजेपी ने चौकीदार शब्द को ही विरोधियों के खिलाफ हथियार बना लिया। सोशल मीडिया में भी मैं भी चौकीदार हूं लहर चल पड़ी। प्रधानमंत्री सहित पूरी कैबिनेट, बीजेपी के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और समर्थकों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखकर कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया। पर फिर राजीव गांधी के करप्शन विवाद को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये इन आंकड़ों से समझिए। दरअसल छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, बिहार की 8, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर, बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ सीट पर वोटिंग होनी है। इन दोनों चरणों में 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसके लिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरकर अपनी 77 सीटें बचा सके। क्योंकि छठे चरण में जिन 59 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, उनमें से 44 सीटें बीजेपी के पास हैं और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेंगे, उसकी भी 59 में से 33 सीटें 2014 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी। पंजाब और दिल्ली के अलावा हरियाणा में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। माना जा रहा है कि मोदी राजीव गांधी के जरिए सिख दंगों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सिख वोट के समीकरण को आप आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। पंजाब में सिखों की 60% आबादी है, दिल्ली की आबादी में सिख 4% है, हरियाणा में सिख आबादी 6% है, हिमाचल में सिख आबादी 1% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के रिजल्ट की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। 2014 के चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। जबकि 2014 के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। तो क्या सिख वोट बैंक की सियासत के लिए उन लोगों को जिंदा किया जा रहा है जो वोट की दशा और दिशा बदल सके? और शायद यही वजह है कि मोदी ने भोपाल गैस त्रासदी के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की चुनौती दी, जो कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। आइए भोपाल में उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। साध्वी को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने भोपाल और मध्य प्रदेश की बाकी बची 16 सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति बनाई थी, पर फिर लगे हाथ उसे मजबूत करने के लिए राजीव गांधी को मुद्दा बना दिया। भोपाल में गैस पीड़ित बड़ा वोट बैंक है और मध्य प्रदेश में भावुक मुद्दा भी। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन का कहना है कि गैस कांड से प्रभावितों की संख्या 5,74,376 है। इनके आश्रितों को मिलाया जाए तो ये संख्या 7 लाख तक पहुंच जाती है। सियासत में राजीव गांधी को जिंदा कर क्या बीजेपी वोट बैंक के अंक गणित को दुरुस्त करने में जुटी है? क्या दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा से लेकर एमपी तक में सीटों के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने राजीव गांधी के नाम को चुनावी रणभूमि में उतारा? टीवी न्यूज़ नेशन। सियासत में मुर्दा को जिंदा करने की बात सिर्फ राजीव गांधी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही कभी हेमंत करकरे तो कभी मनोहर पर्रिकर को जिंदा किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 13 अप्रैल को कोल्हापुर की एक रैली में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जिंदा किया था, तो वहीं भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे पर आरोप लगाए थे। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मुंबई के आतंकी हमलों में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर सियासत ने इन मृत आत्माओं को मुद्दा बनाकर जिंदा कर दिया है। राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कांग्रेस। उसने राफेल घोटाले को चुनाव से पहले तूल देने की पूरी कोशिश की। इस प्रक्रिया में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने तत्कालीन रक्षा मंत्री का नाम दिवंगत होने के बावजूद जिंदा किया। 13 अप्रैल 2019 को कोल्हापुर में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद उनके हवाले से राफेल घोटाले पर एक बड़ा दावा किया। शरद पवार ने कहा कि मनोहर पर्रिकर केंद्र में रक्षा मंत्री का पद छोड़कर इसीलिए गोवा लौट आए थे क्योंकि वो राफेल लड़ाकू विमान सौदे से सहमत नहीं थे। शरद पवार की टिप्पणी के जवाब में दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने एक चिट्ठी भी लिखी। उत्पल पर्रिकर ने लिखा कि
राजनीतिक लाभ लेने के लिए मेरे पिता का नाम लेकर झूठ मत बोलिए। 10 अप्रैल को गोवा में रैली करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अपमानित करने का आरोप लगाया था। साथ ही राहुल गांधी को उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी के पापों के तले दबा हुआ बताया था। यही कोशिश इन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ करने की भी कोशिश की। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं कभी सोचता हूं कि इतना झूठ क्यों चला रहे हैं, कुछ समझ तो आना नहीं है मुझे, लेकिन मैं अनुमान करता हूं शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के वक्त मुंबई एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे को भी सियासत ने इस बार लोकसभा चुनाव में जिंदा कर दिया। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को जैसे ही भोपाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने जोर शोर से अपने ऊपर अत्याचार होने के आरोप लगाए और शहीद हेमंत करकरे को दोषी बताया। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मृत अपने ऊपर लगे आरोपों या उनके हवाले से कही गई बातों का जवाब देने लौट नहीं सकते हैं। जनता भी ये बात जानती है, पर नेता सियासत में जिंदा लोगों के खिलाफ मृत आत्माओं का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, जबकि जनता भी इसके खिलाफ है, पर यह सियासत बदस्तूर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन।